हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है इग्नाइट जेई बैच का। तो लास्ट के लेक्चर्स में यार हमने पहले चार्ज की बात करी थी, फिर हमने कूलम्स लॉ को समझ लिया था। तो कूलम्स लॉ जैसा कि हमने देखा था कि वो दो पॉइंट लाइक चार्जेस के बीच में फोर्स बताने का काम करता था, ठीक है। और वही हमारा इस चैप्टर का बेसिक है। बट चार्जेस हमेशा पॉइंट लाइक नहीं होते, हो सकता है चार्ज तुम्हारा कुछ और टाइप का हो, लाइक कोई चार्ज रॉड होती है, चार्ज रिंग, चार्ज डिस्क, ये सारी तुम्हें आगे देखने को मिलेगी इस चैप्टर के अंदर। अगर तुमने ग्रेविटेशन पढ़ा है तो तुमने देखा होगा कि रॉड की वजह से हमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली थी, डिस्क की वजह से निकाली थी। तो मतलब बेसिकली डिफरेंट तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, जिसमें चार्ज तुम्हारा लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। तो उन केसेस में हम कूलम्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे वो हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे अगर पॉसिबल हुआ आज तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि इस इग्नाइट जेई बैच में हम पूरी 12th की फिजिक्स कर रहे हैं तुम्हारी, फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल, अगले एक साल के अंदर। और अगर तुम्हारा 11th का कुछ बैकलॉग है तो तुम 11th का भी साइड बाय साइड कवर कर सकते हो, या फिर अगर तुम ड्रॉपर हो, तुम्हें 11th के भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो तुम इग्नाइट सॉरी अराइज जेई बैच जो मेरा चल रहा है 11th का, वो भी तुम देख सकते हो, और वहां से 11th के लेक्चर्स देख सकते हो जो तुम्हारे छूटे हुए हैं, ठीक है। तो ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस बैच में देखो जैसा कि क्या क्या चीजें हैं। अगर तुम पहले से इस बैच को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें चीजें पता होंगी, तुम इसको स्किप करके सीधे जहां से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वहां से देख सकते हो। अगर तुम नए हो तो तुम्हारे लिए बता देता हूँ कि इस बैच में हम मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 3 दिन तुम्हारे रेगुलर लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। और वो लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे, यूट्यूब के ऊपर ही होंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई पैसे नहीं देने तुम्हें, ठीक है। इसके अलावा इसमें तुम्हें हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे क्लास के, ठीक है। जैसे ही क्लास खत्म होगी तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर उस पर्टिकुलर क्लास के हैंड रिटन नोट्स मिल जाया करेंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे डाउट्स के डिस्कशन भी वहीं होंगे और तुम्हारे नोट्स वगैरह भी तुम्हें वहीं मिला करेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर उसको ज्वाइन करना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं। इस बैच में सारा कंटेंट तुम्हारा जीरो टू एडवांस लेवल होने वाला है, ठीक है। और तुम खुद देखोगे कि इस बैच से पढ़ने का पहली बात तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, एकदम बेसिक से। अगर 9th 10th का भी बच्चा है ना तो बहुत इजीली समझ सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत 9th 10th वाला 12th का कंटेंट समझने में थोड़ा सा दिक्कत ही आएगी कि थोड़ा बहुत 11th का नॉलेज तुम्हें इसमें होना चाहिए, जैसे बेसिक मैथ्स वगैरह, थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स, है ना। तो वो चीज़ अगर नहीं है तो तुम्हें पहले 11th के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, बट बाकी उसके बाद अगर तुम्हें वो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है तो तुम्हें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इसको समझने के लिए, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें इसमें मेरे से गाइडेंस मिलेगी, डायरेक्ट गाइडेंस। अगर जो लोग मुझे रेगुलर दिखेंगे, रेगुलर डाउट्स पूछेंगे, ग्रुप्स पर, यूट्यूब पर कमेंट करेंगे, तो उनको मैं खुद पर्सनली गाइड करूंगा और तुम्हारे हर तरह के डाउट सॉल्व करूंगा, चाहे एकेडमिक चाहे नॉन एकेडमिक, ठीक है। इसके अलावा इस बैच में हम रेलेवेंट प्रॉब्लम्स करने वाले हैं फ्रॉम बुक्स लाइक इरोडोव एंड पाथफाइंडर। हाँ, ये बुक्स देखो यार, इनका मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप है कि ये बहुत टफ होती है, बट तुम मेरे से पढ़ने के बाद देखोगे खुद ही कि तुम बहुत इजीली इनके क्वेश्चंस कर पा रहे होगे। और इसमें से भी यार कुछ क्वेश्चन इसमें फालतू होते हैं जो कि तुम्हारे जेई से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होते, तो उनको हम अवॉइड करेंगे। तो इन बुक्स को अगर तुम मेरे साथ करते हो तो तुम उन क्वेश्चन से बच जाओगे, और जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो तुम बहुत इजीली कर पाओगे, तुम खुद देखोगे आगे। और इस चैनल पे तुमने देखा होगा, अगर तुम पुरानी कोई सीरीज फॉलो करते थे, इसमें कुछ लोग फास्ट ट्रैक वाले होंगे, तो हम इरडोफ के क्वेश्चंस इसमें ऑलरेडी बहुत सारे कर चुके हैं, मतलब पहले जो हमने सीरीज फॉलो की थी, इस बार उससे भी ज्यादा करने वाले हैं। और वो तुमने देखा होगा कितने इजीली तुम कर पा रहे होगे अगर तुमने उन लेक्चर्स को देखा है तो, ठीक है। इसके बाद जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगी रेगुलर स्टूडेंट्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस लेक इन सॉरी इस बैच को तुम्हें कैसे फॉलो करना है। इसमें तुम्हें लेक्चर्स रेगुलरली देखने हैं, ठीक है। नोट्स बनाने हैं, और नोट्स खुद के लिए बनाने हैं, किसी और को बेचने के लिए नहीं बनाने हैं। तो अपने हिसाब से बनाना जो तुम्हें अच्छे से समझ में आए उस तरीके से। तुम्हें अब ये सारी चीजें यार 3 4 घंटे हर सब्जेक्ट को देना है, बुक को देना है, ये सारा चीजें मैंने तुम्हें ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में बता रखा है। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उसको देख लो, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहां से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है। और इसके अलावा अगर तुम क्लास 12th में हो, तुम्हारा 11th में काफी बैकलॉग है, और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि क्या किया जाए, तो तुम्हारे लिए कंप्लीट प्लान भी मैंने डिस्कस किया था, और उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्लास 11th वेस्टेड, और मतलब इसके बाद आगे 12th की स्ट्रेटेजी के लिए। तो वो भी तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वो भी जाकर के देख सकते हो, तुम्हारा दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा अगर कोई भी डाउट्स है ऐसे तो। और इतना तो मैं तुम्हें यही बता देता हूँ कि बहुत आराम से पॉसिबल है, तुम अगले एक साल में 11th और 12th दोनों पूरी जीरो से एडवांस कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये खुद ये काम 12th के भी हाफ में किया था। हाँ, हाफ से थोड़ा ज्यादा बोल लो क्योंकि 12th हाफ वेस्टेड थी मेरी, बट हमारा एग्जाम भी बाद में 1 2 महीने पोस्टपोन हो गया था, तो वो मुझे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल गया था, बट 6 7 महीने के अंदर ही किया था, ठीक है। तो वो तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। और उसका मैंने तुम्हें रोड मैप बताया उस वीडियो में, तो उसको जरूर देख लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा एक इंट्रोडक्शन, जो लोग इस चैनल पे नए हैं। तो करेंटली मैं एक थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ एट IIT BHU वाराणसी, और टीचिंग मेरा पैशन है, इसलिए मैं यूट्यूब पे जे रिलेटेड कंटेंट बहुत टाइम से डाल रहा हूँ, जिसमें ज़्यादातर स्ट्रैटेजी कंटेंट और फिजिक्स रिलेटेड कंटेंट है, ठीक है।
और मैंने खुद 99.3 परसेंटाइल यानी कि AIR 6570 भी हासिल करी थी जेई मेन 2022 के एग्जाम में। तो एडवांस में तो थोड़ा ही है, जेई मेन में भी मेरी काफी अच्छी रैंक थी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर इसको छोड़ा था, तो हमने एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था। तो आई होप तुम्हें इसको कर लिया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो तुम अभी देख सकते हो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं अभी खुद करके दिखाता हूँ। बाकी आई होप तुमने कर लिया था खुद से। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इसमें क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने कल लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन हमने इस तरह का किया था, और इस क्वेश्चन का भी मैंने तुम्हें हिंट दिया था। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू स्मॉल चार्ज बॉल्स ऑफ मासेस m1 इक्वल टू 2m एंड m2 इक्वल टू m, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है। हैव अनइक्वल पॉजिटिव चार्जेस ऑन देम। ओके। बोथ बॉल्स आर सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। अब स्ट्रिंग्स की लेंथ भी अनइक्वल है। ठीक है। और इनके मासेस भी अनइक्वल है, तुम्हें गिवन ही है यहाँ पर। ठीक है। फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट सच दैट इन इक्विलिब्रियम बोथ द बॉल्स आर ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो एक चीज ये भी दी हुई है। तुम्हारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ गई, पहली बात तो तुम्हें इनके मासेस पता है। दूसरी बात तुम्हें पता है कि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। ठीक है, लेंथ इनकी अनइक्वल है बट ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। ठीक है, अच्छी बात है। पॉइंट सच दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम बोथ द बॉल्स आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है। द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स इज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री इन दिस पोजीशन। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द बॉल्स इन दिस पोजीशन। तो एक चीज और गिवन है कि ये एंगल 45 है। ठीक है। ओके। तो मैंने तुम्हें एक हिंट यहाँ पे दिया था कि तुम इनको ऐसे थीटा 1 और थीटा 2 मान करके बिल्कुल जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था उस तरीके से सॉल्व करो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं नीचे फिगर एक बार अच्छे से फिर से बना लेता हूँ क्योंकि अब हमें इसका यूज आएगा। ठीक है, एक सेकेंड यार। हाँ ठीक है। तो इस तरीके की हमारे पास ये है सीलिंग। ठीक है, ये हमने बनाया है एक रॉड। ठीक है। और ये हमने बनाया है, ये मैं इस तरीके का क्यों बना रहा हूँ क्योंकि अनइक्वल समझ में आना चाहिए। ठीक है, और ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो ये दोनों एकदम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर होंगे। ठीक है, ये चीज। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ और इस एंगल को मैं बोलता हूँ थीटा 1, इस एंगल को मैं बोलता हूँ थीटा 2। ठीक है, एक का मास था 2m, इसको मैं बोलता हूँ 2m, और इसका मास मैं बोल देता हूँ m। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन तुम्हें गिवन है। अब इनकी लेंथ वेंथ का भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतना पता है कि लेंथ अनइक्वल है। ठीक है, तो कुछ इक्वल इक्वल नहीं, जैसे पिछला क्वेश्चन जो था उसमें काफी सिमेट्रिकल सिचुएशन थी। तुमसे पूछ रहा है कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होगा इनके बीच में, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेसिकली, है ना। तो क्या होगा, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट करेंगे भाई, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इस पर एक इसका वेट लग रहा होगा इस तरीके से, जिसको हम बोल देंगे 2mg। ठीक है, इसके अलावा इस स्ट्रिंग का टेंशन लग रहा होगा, लेट से इसको हम बोल देते हैं T1। ठीक है, और इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, और क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ये फोर्स लग रहा होगा। इसका मैग्नीट्यूड अपने को नहीं पता, तो हम इसको Fe मान लेते हैं अभी के लिए, यही हमें निकालना है। ठीक है भाई। सिमिलरली इस वाले का निकालते, इस वाले का वीडियो बनाते हैं, राइट वाले का। तो ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। पहला इस पर लगेगा इसका वेट, यानी कि mg। दूसरा इस पर लगेगा इस तरीके से टेंशन, और अब टेंशन को हम T2 बोल देते हैं यार, क्योंकि ये भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये। और उसके अलावा एक इस पर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसमें एक चीज कंफ्यूज मत हो जाना कि ये दो मैसिव ऑब्जेक्ट, अगर तुमने ग्रेविटेशन पढ़ा है तो 2m और m, तो इनके बीच में तुम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने लगो Gm1m2/r², तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, तो यहाँ पर उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो हम नहीं लगा रहे हैं। केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टेंशन और इनका वेट है, मास इनका केवल वेट के लिए दिया था। ठीक है, चलो। तो ये बन गया फिगर। अब यहाँ पर कुछ करते हैं भाई। तो देखो ये बिल्कुल वैसा ही फिगर बन गया जैसा पिछले क्वेश्चन में था। तो हम क्या करेंगे, बस वही टेंशन को रिजॉल्व करोगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा इधर, और ये एंगल थीटा 1 है तो ये एंगल भी थीटा 1 हो जाएगा। तो ये आएगा T1 cos थीटा 1, और इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आएगा वो आएगा T1 sin थीटा 1। अब इक्वेशन लिखेंगे हम यहाँ से। तो हम लिखेंगे T1 इक्विलिब्रियम में है, तो T1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू Fe, एंड T1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू 2mg। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो मिलेगा tan थीटा 1 इक्वल टू Fe अपॉन 2mg। ठीक है। अब ये चीज तुम्हें धीरे धीरे इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारे जेईई मेन में तुम्हें दिखेंगे और प्रैक्टिस करोगे तो अभी तुम्हें बहुत जगह मिलेंगे। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया, इसके बाद तुम्हें चीज समझ में आनी चाहिए। ये चीज अब तुम खुद ही देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रही तो कोई नहीं, इस तरीके से रिजॉल्व करो। अदरवाइज, क्योंकि मैं खुद यही करता था। ठीक है, बट कई लोग तेज करने के लिए इसको समझ लेते थे ऐसे कि जो है बिल्कुल ये टेंशन है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, फिर जब तुम डिवाइड डिवाइड करोगे फाइनली ऐसा आता है tan थीटा 1 इक्वल टू Fe/2mg।
Fe/2 mg। तो इस वाले साइड के लिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, है ना। यही दोनों इक्वेशन, सिमिलर टाइप की इक्वेशन इधर भी बनेंगी। और उसके बाद आएगा tan θ2, इसमें एंगल θ2 है ना, इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल, यानी कि Fe/mg। ठीक है। ये कैसे आए, इस तरह की इक्वेशंस बनेंगी, इसके लिए भी रिजॉल्व करके। तो अब ये चीज थोड़ा फास्ट करने के लिए तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो कि tan θ कितना आता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स अपॉन वर्टिकल फोर्स। ठीक है, देख ही सकते हो। चलो, ये आ गया tan θ1 tan θ2। तो ये अपने पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई। अब अपने पास क्या है, एक और इन्फॉर्मेशन कुछ बचती है। देखो, हमने हॉरिजॉन्टल लेवल लगा लिया, तभी ये फोर्सेस बनाई। ठीक है, इनके मास लगा लिए तो हमने ये वेट बनाया। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन और गिवन थी इसके साथ कि ये जो एंगल है इनके बीच, ये θ1 + θ2, ये वाला एंगल, ये 45 डिग्री है। क्या इन्फॉर्मेशन थी कि θ1 + θ2 इज इक्वल टू 45, एक मिनट, 45 डिग्री। तो ये इन्फॉर्मेशन का अब हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें गिवन है कि θ1 + θ2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। जरा tan ले लो दोनों साइड, तो इधर लिखेंगे हम tan θ1 + θ2 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब tan θ1 + tan θ2 का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a यानी कि tan θ1 + tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 tan θ2 इज इक्वल टू 1। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज यहाँ पे लगा तुम्हारा कि tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है। थोड़ा सा इसको उधर ले जाते हैं, है ना। इस 1 माइनस tan θ इसको उधर ले जाएंगे, तो हम लिखेंगे tan θ1 + tan θ2 इज इक्वल टू 1 माइनस tan θ1 tan θ2। अब कुछ नहीं करना, ये tan θ1 की वैल्यू है Fe/2 mg और tan θ2 की वैल्यू है Fe/mg। इनको रखना है। अच्छा, एक चीज इनमें दिख रही है कि Fe/mg को मैं कुछ मान लेता हूँ, लेट से अभी तब के लिए थोड़ा इजी करने के लिए। Fe/mg को मैं अगर यहाँ पे क्या बोल दूँ, चलो टी बोल देता हूँ। ठीक है, Fe/mg को मैंने टी बोल दिया। ये क्यों किया, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। दिख रहा है ना Fe/mg, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ tan θ1 जो है वो हो जाएगा t/2, और tan θ2 हो जाएगा तुम्हारा सिंपली टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं t/2 प्लस टी इज इक्वल टू 1 माइनस t/2 इंटू टी, है ना। ये अब समझ में आया मैंने वो क्यों किया, थोड़ा काम आसान करने के लिए। तो यहाँ से लिख सकते हो 3t/2, इसको भी सारा कुछ लेफ्ट साइड ले आते हैं, प्लस t²/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो अपने को यहाँ से मिलेगा, वाइट जल्दी दे लेता हूँ। तो ये बनेगा 3t, या इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, t² पहले ले आते हैं, t² + 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई भाई, जरा सॉल्व कर लो। t इज इक्वल टू -b यानी कि -3 प्लस माइनस √b² यानी कि 9 -4ac, -4 इंटू -2 यानी कि +8 आएगा। ये -4 इंटू a1 रहेगा और c -2 है, तो -4ac तो आया, -4 इंटू -2 यानी कि +8, -b + √b² -4ac अपॉन 2a। तो 2 इंटू 1 2 रहेगा, ये रहेगा। तो t का वैल्यू आएगा यहाँ से निकल करके √17, सॉरी -3 प्लस माइनस √17/2। और t की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, क्या था, Fe/mg। तो Fe/mg की वैल्यू आ गई -3 प्लस माइनस √17/2। अब एक चीज बताओ, क्या हम इसमें प्लस और माइनस दोनों वाली वैल्यू ले सकते हैं। तो ध्यान से देखो, Fe जो है वो एक फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तो ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा। और mg भी फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो क्या पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं। तो यहाँ से हम माइनस वाली वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे, माइनस वाली वैल्यू रिजेक्टेड। क्यों माइनस वाली वैल्यू रिजेक्टेड, क्योंकि Fe/mg कैन नॉट बी, कांट बी नेगेटिव, है ना, कांट बी नेगेटिव। ठीक है, तो सिंपली हमें यहाँ से मिल जाएगा Fe/mg इज इक्वल टू √17 -3/, ठीक है। तो यहाँ से Fe की वैल्यू सीधे सीधे आ गई जो हमें निकालनी थी, √17 -3/2 इंटू mg। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। तो आई होप तुमने ये कर लिया होगा, नहीं किया तो अब देख लो। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, ऐसे फोर्सेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम यहाँ से डायरेक्ट ये फोर्स वाले क्वेश्चंस करते रहे, बट अगर एक बार तुम इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लोगे ना थोड़ा सा, तो तुम ये फोर्स वाले क्वेश्चंस मतलब और अच्छे क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे। तो एक बार थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का हम बेसिक समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, और फिर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पर ये फोर्स का भी डायरेक्टली यूज आएगा। ठीक है,
बेसिकली जो फोर्स का क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्वेश्चन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स काफी रिलेटेड है, अभी तुम आगे देखोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज और समझनी थी, जो आज का हमारा लेक्चर का मेन टॉपिक भी है, जो तुमने देखा था ऊपर थंबनेल में देख लिया होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। तो ये जो अभी तक हम फोर्सेस लिख रहे हैं, हमने कूलम्स लॉ में भी जो चीज डिफाइन करी है वो ऐसा है कि हमने एक पॉइंट लाइक चार्ज की वजह से दूसरे पॉइंट लाइक चार्ज के ऊपर फोर्स डिफाइन करी है। बट लेट्स से अगर हमारे पास इनमें से कोई एक ऐसा चार्ज है जो पॉइंट लाइक चार्ज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसी को समझेंगे। तो उसके लिए हम पहले समझेंगे कि चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी पर हो सकता है। तो पहले हम डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, और फिर जब हम उनको समझ लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम फोर्स कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर वहीं से फील्ड आ जाएगा, और फील्ड के बाद तुम्हें अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि चार्ज कैसे कैसे तुम्हें बॉडीज पे डिस्ट्रीब्यूटेड मिल सकता है। लाइक एक तो पॉइंट चार्ज हमने देख ही लिया, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नहीं, वो सिंगल एक पॉइंट चार्ज है। बट जैसा हमने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज थी, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है लेंथ पर, एरिया पर, वॉल्यूम पर। तो उस केसेस में हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, और मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाद में आएगा, पहले फोर्स और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के बाद कैसे हम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि चार्ज किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है बॉडीज के ऊपर। तो हेडिंग डाल सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट चार्ज तो तुमने देख ही लिया, ठीक है। पॉइंट चार्ज जैसे सिंगल एक चार्ज ऐसा रखा है इस तरीके का, या माइनस चार्ज, ठीक है, इस तरीके का सिंगल एक पॉइंट चार्ज, तो ये तो हम देख ही चुके। सेकंड आएगा लाइन चार्ज, या ऐसे बोल दो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ, है ना। कैसे? इस तरीके से, लेट से हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, ठीक है। ऐसे एक रॉड है, ठीक है, जस्ट इस तरीके की। इसकी लेंथ है एल, ठीक है, इस रॉड की। और इसकी लेंथ पर इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पे। ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकता है। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म, मतलब हो सकता है कि इस रीजन में ज्यादा चार्जेस हो और इस पूरे रीजन में कम चार्ज हो, या कहीं पर ज्यादा फिर कहीं पर कम, फिर कहीं पर ज्यादा फिर कहीं पर कम, इस तरीके का। यूनिफॉर्म मतलब जितना चार्ज यहाँ है, जितना उतना ही, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यानी कि 10 लोग अगर यहाँ से यहाँ तक खड़े हैं तो इक्वल स्पेसिंग पे खड़े हैं, अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन वही 10 लोग अगर 4 लोग दोस्त हैं, वो इधर साथ में खड़े हो जाएं और बाकी 6 लोग अलग ग्रुप में खड़े हो जाएं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और बीच में गैप हो जाए। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दोनों हो सकता है। बट अभी हम बात कर रहे हैं केवल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक है। ऐसा नहीं कि इनके बगल में कोई खड़ा हो जाए, एक लाइन में ही खड़े हैं सब, लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इस तरीके से। चलो, तो इस तरीके से लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, ठीक है। इसमें हम एक चीज डिफाइन करते हैं, एक मिनट, हाँ। इसमें हम एक चीज डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। तो एक यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना होगा, यानी कि टोटल चार्ज, लेट्स से इस पे टोटल चार्ज था कैपिटल क्यू, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होता है, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक मिनट, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो होता है टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, है ना। या इसी को तुम अगर छोटा डिफरेंशियल चार्ज है तो ऐसे डी क्यू बाई डी एल भी बोल सकते हो, है ना। छोटा सा चार्ज और छोटा सा लेंथ, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ मिल जाए अगर तुम्हें, मतलब बेसिकली हम इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे, तो हम इस पर कुछ दूरी, जैसे अगर मैं यहाँ पर ओरिजिन मान लूँ, तो यहाँ पे हम एल पर जाएंगे और हम एक एलिमेंट, सॉरी एक्स पर जाएंगे और एक एलिमेंट लेंगे, ऐसा छोटा सा एलिमेंट। कैसा होगा? डीएक्स थिकनेस का, डीएक्स लेंथ का एलिमेंट होगा, ठीक है, डीएक्स लेंथ का एलिमेंट होगा, ठीक है। ये छोटी सी थिकनेस ले ली। अब ये छोटा सा एलिमेंट जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज है, ये जो एलिमेंट है जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज है। तो इस एलिमेंट की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूंगा, तो वो तो मैं लिख सकता हूँ। सॉरी, इस एलिमेंट की वजह से अगर मैं फोर्स लिखना चाहूंगा या फील्ड लिखना चाहूंगा, वो मैं लिख सकता हूँ कि पॉइंट चार्ज की वजह से, तो हमें लिखना आता है कूलम्ब लॉ का यूज करके, ठीक है। तो अब इसको हम डिफाइन करेंगे। ये जो पॉइंट चार्ज है, ये हमने एक्स पर जाकर के डीएक्स थिकनेस का एक एलिमेंट लिया है इस रॉड पर, ठीक है। और इस पर लेट से डीक्यू चार्ज है ना। तो इस डीक्यू की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, डीक्यू की वैल्यू हो जाएगी
लैम्डा dx। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है लैम्डा। ठीक है, और उसको इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू इट्स थिकनेस, तो वो हो जाएगी dx, तो लैम्डा dx। इस तरीके से हम dq लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तीसरा केस तुम्हारा होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एरिया। इसका मतलब क्या, लेट से ये एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है ना, या रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेते हैं, चलो ए बी, इस तरीके से रेक्टेंगुलर प्लेट है। तो इसके पूरे एरिया पर इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अब ये एक लाइन में नहीं है पर एक पूरे प्लेन में है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या डिफाइन करते हैं, इसमें हम छोटा सा एक एलिमेंट डिफाइन करते हैं इस तरीके का। कुछ भी एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे डीए टाइप का, इसका छोटा सा एरिया होगा डीए। ठीक है, और इस पर चार्ज होगा कितना, डी क्यू। तो पहली चीज तो हम इसमें एक टर्म डिफाइन करेंगे, जैसे वहां चार्ज पर यूनिट लेंथ था, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। वो हो जाएगा तुम्हारा टोटल चार्ज क्यू, लेट्स से इस पर टोटल चार्ज क्यू था, और इसका एरिया कितना है, एरिया को मैं बोलता हूँ कैपिटल ए, जो कि ए बी के बराबर होगा, तुम्हें दिख ही रहा है। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्यू अपॉन टोटल एरिया, है ना। या फिर डिफरेंशियल में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो डी क्यू बाई डी ए, है ना। ठीक है, अब अगर हमने इस तरीके का एलिमेंट डिफाइन कर लिया जो हर तरह के बॉडी के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है, वो भी हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। इस तरीके का हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी क्यू टाइप का, जिसका बहुत छोटा एरिया है डी ए। तो अगेन ये भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, और पॉइंट चार्ज का तो हम कूलम्ब लॉ से लिख ही सकते हैं। तो इस डी क्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि सिग्मा इंटू इस एलिमेंट का एरिया डी ए, इस तरीके से। चलो, तो बेसिकली हमने इस पे छोटा सा एरिया पर एलिमेंट लिया, एरिया पर लिया मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एरिया है, तो उस केस में हम चार्ज पर यूनिट एरिया डिफाइन करते हैं कैसे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, डी क्यू बाई डी ए। हम्म, अब हाँ, जैसे अभी हमने लैम्डा भी डिफाइन किया है ना, अभी तुम्हें क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे कि ये लैम्डा जरूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट हो। जैसे अब यहाँ तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो कांस्टेंट हो जाएगा क्यू बाई एल, बट कुछ और भी हो सकता है, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे तो तुम्हें पता चलेगा। बस इतना समझ लो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ डिफाइन करते हैं, और उस एलिमेंट पर हम इस तरीके से एलिमेंट लेते हैं, और एलिमेंट पर हम अगर चार्ज लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और फिर इस डीक्यू चार्ज की वजह से तो हम कूलम्ब लॉ लगा ही सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा पॉइंट चार्ज है। चलो, तीसरा केस होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वॉल्यूम। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये जो मैंने तुम्हें लैम्डा की डिफिनेशन बताई ना, क्यू बाई एल, ये क्यू बाई एल मैंने समझाने के लिए तुम्हें बताई, बट ये तभी वैलिड होगी जब व्हेन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फिर सही डेफिनेशन ये है डी क्यू बाई डी एल। ठीक है, ऑलवेज वैलिड। पर समझाने के लिए ये क्यू बाई एल इजी होता है, इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया। सिमिलरली ये वाली भी जो है, जो सिग्मा की डेफिनेशन है क्यू बाई ए वाली, ये यूनिफॉर्म के लिए है ना, और ये यूनिवर्सल है। चलो, अब अगर वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेट से एक स्फीयर है इस तरीके का, ये बॉल मतलब बेसिकली सर्कल नहीं है, स्फीयर है, समझ आना, लाइक बॉल। ठीक है, तो बॉल टाइप का स्फीयर है, स्फीयर इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, मतलब 3D चार्ज है। ठीक है, समझ रहे हो ना, जितना स्फीयर का जैसे जितना मास होता है उतना ही बॉल है, मतलब शेल नहीं है ये। ठीक है, पूरा स्फीयर है, और उसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में हम डिफाइन करते हैं एक चीज, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, वो होता है तुम्हारा डी क्यू बाई डीवी। और अगर कांस्टेंट है ना, यानी कि यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो तुम्हारा क्यू बाई वी भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, और फिर वही छोटा सा डीवी टाइप का एलिमेंट लिया, एलिमेंट इसमें लेना मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो कुछ एलिमेंट है, ये ऐसे नहीं लिया जाता, जब तुम्हें सिखाऊंगा तो बताऊंगा। तो डीवी टाइप का एलिमेंट है, इस पे डीक्यू टाइप का चार्ज है, तो हम इस डीक्यू को लिख सकते हैं रो डीवी। ठीक है, वही चीज ये है।
कांस्टेंट होगा तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कांस्टेंट नहीं हो, कांस्टेंट रो का मतलब क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलरली कांस्टेंट सिग्मा का मतलब क्या है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया है। कांस्टेंट लैम्डा का मतलब क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ है। अगर ये कांस्टेंट नहीं है, ये लेंथ के साथ वेरी कर रहे हैं, लाइक यहाँ पर जो लैम्डा है वो ज्यादा है और यहाँ पर जो लैम्डा है वो कम है, इसका मतलब यहाँ पर चार्ज ज्यादा डेंस है, यहाँ पर चार्ज कम डेंस है। तो बेसिकली उस केस में हम तब भी हम इस छोटे से एलिमेंट को लेकर के उस पर लैम्डा डीएक्स चार्ज दे सकते हैं, क्योंकि वो लैम्डा बाद में एडजस्ट कर लेगा, यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर कम है वो। बट ये चीज फिर हम शायद नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, समझ गए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं तो तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे समझ में शायद ना आ रहा हो। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं तो तुम्हें क्लियर होगा। चलो, तो पहला क्वेश्चन नोट करो। अ एक मिनट। हाँ, अ थिन चार्ज रॉड ऑफ लेंथ एल, अ थिन चार्ज रॉड ऑफ लेंथ एल is placed along x-axis, is placed along x-axis as shown in figure। अभी फिगर बना रहे हैं, as shown in figure, ठीक है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। चार्ज इज मतलब ऐसे बोल सकते हो, चार्ज इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट as lambda is equal to kx square, then total charge on rod इज इक्वल टू क्या। तो मैंने बोला था ना, ये लैम्डा एक्स के साथ वेरी भी कर सकता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, क्या रहा है कि इस तरीके से तुम्हारे पास ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है वाई एक्सिस, और तुम्हारे पास एक रॉड रखी है इस तरीके से, ये है रॉड, ठीक है। एक मिनट, इस पर इसके लेंथ पर इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ठीक है, लेंथ एल एज शोन फिगर, और चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका लैम्डा गिवन है के एक्स स्क्वायर। तो चार्ज जो है ये एक्स के साथ वेरी कर रहा है, मतलब खुद ही देख सकते हो, यहाँ पर लैम्डा कम होगा, यहाँ और ज्यादा होगा, यहाँ और ज्यादा होगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाओगे लैम्डा भी बढ़ता जाएगा, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ बढ़ता जाएगा। यानी ऐसे समझ लो कि तुम्हें मतलब इक्वल लेंथ के बॉक्सेस दे दिए, पहले में एक लड्डू रखा है, दूसरे में दो लड्डू रखे हैं, तीसरे में तीन लड्डू रखे हैं, चौथे में 5 लड्डू रखे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो उनकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो वही है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे जैसे तुम इधर जाओगे चार्ज ज्यादा मिलेगा और इधर कम मिलेगा, ठीक है। तो यही है। तो इस केस में टोटल चार्ज बताना है इस रॉड पर कितना होगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे भाई, हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्स डिस्टेंस पर जाकर के एक लीनियर एलिमेंट लेंगे, जैसा मैंने तुम्हें ऊपर दिखाया था, एक्स डिस्टेंस पर गए, एक्स पर ही क्यों गए, क्योंकि एक्स पे ही वेरी कर रहा है ये, है ना, एक्स पर गए और ये हमने डीएक्स टाइप का एलिमेंट लिया, छोटा सा। इस डीएक्स पर चार्ज हमने माना डी क्यू, ठीक है। तो डी क्यू की वैल्यू तुम ले सकते हो कितनी, लैम्डा इंटू डीएक्स, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू इट लेंथ डीएक्स। लैम्डा की वैल्यू रख देंगे यहाँ से के एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये होगी डी क्यू की वैल्यू। अब हमें क्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया यहाँ पर, है ना, क्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसी को, तो हमें टोटल रॉड का चार्ज चाहिए। तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जीरो से कैपिटल क्यू, ठीक है, और मतलब ये टोटल चार्ज, और के एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ देंगे, एक्स इक्वल टू जीरो ये है, और इसकी लेंथ एल थी, तो एक्स इक्वल टू एल ये हो जाएगा, लेंथ एल गिवन है ना यहाँ पर, ठीक है। तो जीरो से एल इसकी लिमिट देंगे। सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन, डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा केवल क्यू, इज इक्वल टू इधर आएगा के बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है। इसमें जीरो से एल वैल्यू रख देंगे, तो अपने को मिल जाएगा क्यू इज इक्वल टू के एल क्यूब बाय 3, क्योंकि एल उधर माइनस जीरो आएगा तो उससे कुछ होगा नहीं, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इस तरीके से तुम टोटल चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। पहले फिगर बना लो इसमें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, दिस लेंथ इज एल
दिस लेंथ इज बी, ठीक है, और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, ठीक है। तो अब लैंग्वेज लिख लो पहले। इसमें लिख सकते हो इन शोन फिगर, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इन शोन फिगर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रेक्टेंगुलर शीट, ऑन अ रेक्टेंगुलर शीट लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई एक्सेस हमने बनाई थी, ठीक है। लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एंड इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वेरीज एज, सिग्मा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर वाई, मतलब ये एक्स पर भी डिपेंड कर रही है और वाई पर भी डिपेंड कर रही है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ए इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, इसमें जो ए है इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। फाइंड क्यू टोटल, टोटल चार्ज ऑन शीट, ठीक है। तो ये एरिया में भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर सर्कुलर दे देता तो तुम केवल एक रेडियस वेरिएबल से एरिया लिख सकते थे कि पाई आर स्क्वायर करके उस तरीके से। बट ये तुम्हें दे दिया शीट वाला, इसमें एरिया एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है, वाई पर भी डिपेंड कर रहा है। तो फॉर पर्टिकुलर एक्स एंड पर्टिकुलर वाई कुछ सिग्मा होगा, ठीक है। तो उस तरीके से अपने को चलना है। चलो, तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये हो सकता है तुमसे पहली बार में ना हो, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है वो तुम समझो, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चन है, एडवांस में कभी भी आ सकता है। चलो, तो सिग्मा तुम्हें एक्स एंड वाई का फंक्शन दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें यार। पहले हम किसी एक चीज को कांस्टेंट करते हैं, एक काम करते हैं, हम एक्स को कांस्टेंट कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हम कुछ एक पर्टिकुलर एक्स को पकड़ लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर एक्स पे जितने भी वाई होंगे उनके लिए केवल वाई पर ये डिपेंड करेगा, एक्स तो सेम ही होगा। लाइक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझना, इसको फिगर को मैं नीचे बनाता हूँ। किसी एक को कांस्टेंट करना है, तुम वाई को पहले कांस्टेंट करके भी देख सकते हो, ठीक है। और तुम्हारा होमवर्क एक्चुअली आज वही रहने वाला है कि तुम इसमें से वाई को कांस्टेंट करके देखोगे, ठीक है। इस तरीके का अपने पास सिस्टम है, और इसमें क्या गिवन है कि सिग्मा जो है तुम्हारा वो ए एक्स स्क्वायर वाई है। तो ए तो कांस्टेंट है, बट एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, तो हम किसी एक को कांस्टेंट कर दें, एक्स को कांस्टेंट करते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम कुछ एक पर्टिकुलर एक्स पर जाएं, ठीक है, और एक एलिमेंट लें, और अब की बार एलिमेंट हमारा इस तरीके से एक स्ट्रिप टाइप का एलिमेंट आएगा, ठीक है। ये पूरी स्ट्रिप हमने ली है डीएक्स थिकनेस की, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो पूरी स्ट्रिप है, फॉर दिस स्ट्रिप एक्स इज कांस्टेंट, है ना, ठीक है। चलो, तो इस पूरी स्ट्रिप के लिए एक्स कांस्टेंट है, यानी कि केवल वाई वेरी कर रहा है, एक्स का जो भी वैल्यू यहाँ पर है वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है, मतलब इस पूरी स्ट्रिप पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर जो एक्स का वैल्यू है वो हर जगह सेम है। वेरी क्या कर रहा है, ये वाई। तो अब ये सिंपली मतलब वन वेरिएबल वाला फंक्शन हो गया। तो अब क्या है, ए एक्स स्क्वायर पूरा कांस्टेंट हो गया, केवल वाई वेरिएबल रह गया, ठीक है। चलो, इस पूरी स्ट्रिप पे, केवल स्ट्रिप पे अगर हम बात करें, एक्स कांस्टेंट है, हर पॉइंट के लिए एक्स सेम है, वो कितना होगा वो पता नहीं, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। एक्स का जो भी वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। वाई वेरी कर रहा है। अब क्या करें, अब हमारा क्वेश्चन लीनियर टाइप का हो गया है ना। कैसा कि ये यहाँ से यहाँ तक वाई वेरी कर रहा है, तो हम यहाँ पर इस स्ट्रिप के अंदर इस स्ट्रिप का टोटल चार्ज लिख लें पहले। बेसिकली हम अब क्या करें, इस पूरी स्ट्रिप का टोटल चार्ज लिख लें, अगर लिख लेंगे तो ऐसी स्ट्रिप्स को हम एक्स में इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें टोटल चार्ज ऑन शीट मिल जाएगा। तो पहले स्ट्रिप का चार्ज लिखते हैं। स्ट्रिप का चार्ज लिखने के लिए जैसे हम रॉड पे करते थे वही करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम कुछ वाई हाइट तक जाएंगे और एक ऐसे डी वाई टाइप का एलिमेंट लेंगे छोटा सा। अब ये पॉइंट लाइक एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर मैं डी क्यू लिखना चाह रहा हूँ, इस ग्रीन वाले एलिमेंट का, तो डी क्यू को मैं लिखूंगा ऐसे, सिग्मा इंटू इट्स एरिया, है ना, डी ए। चलो, अब एक चीज बताना, ठीक है। हम्म, तो सिग्मा डी ए, ओके। तो सिग्मा की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर वाई
और डीए की वैल्यू मैं ले सकता हूँ यहाँ से, इसका इस एरिया इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसका ये है मतलब लेंथ है dx और हाइट ये विड्थ है dy, तो dx इंटू dy लिख सकता हूँ इस डीए को, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ ये, कि डीए को हम लिख सकते हैं dx इंटू dy। आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पर डीए की वैल्यू रखेंगे dx इंटू dy। ये हो गया dq। इसको इंटीग्रेट करते हैं फॉर दिस स्ट्रिप ओनली, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिप के लिए इंटीग्रेट करते हैं ताकि हम पूरी स्ट्रिप का चार्ज निकाल सकें। तो क्या करेंगे, जीरो से लेकर के, इसको मैं स्मॉल क्यू बोल देता हूँ, ठीक है। तो स्मॉल क्यू बेसिकली स्मॉल क्यू है चार्ज ऑन स्ट्रिप, चार्ज ऑन स्ट्रिप, ठीक है। और इसको हम इसमें लिमिट देंगे, ठीक है। एक मिनट, एक चीज और कर लेता, चलो एक स्टेप और कर लेता फिर करता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे, अभी लिमिट नहीं लगा रहा, ठीक है। इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू, इस इंटीग्रेशन में बाहर क्या क्या आएगा ये समझो पहले, है ना। कांस्टेंट क्या क्या है, ध्यान से देखना। जब हम स्ट्रिप की बात कर रहे हैं तो क्या इसमें तुम्हारा एक्स चेंज हो रहा है, नहीं। क्या ये डीएक्स चेंज हो रहा है, नहीं। ये तो हर एक एलिमेंट के लिए डीएक्स ही है ना थिकनेस तो, और ये एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम है, ठीक है। तो एक्स और डीएक्स दोनों इसके केस में कांस्टेंट है, तो बाहर क्या क्या आ जाएगा, ए तो बाहर आएगा ही आएगा, साथ साथ एक्स स्क्वायर और डीएक्स भी बाहर आ जाएंगे, और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा केवल वाई डी वाई। समझे बात को। आई थिंक ये सबसे पकड़ने वाला पॉइंट था इस क्वेश्चन का। अगर इसमें डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर वीडियो बना के। बाकी मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया, मेरे ख्याल से इसमें डाउट अब होना नहीं चाहिए। चलो, ये हो गया। अब इसमें हमें लिमिट देंगे जीरो से लेकर के, स्ट्रिप के चार्ज को हमने स्मॉल क्यू बोल दिया, जीरो से लेकर क्यू। और पूरी स्ट्रिप कवर करने के लिए हमें वाई की वैल्यू देनी पड़ेगी जीरो से लेकर के, इसकी हाइट कितनी है बी तक, जीरो से लेकर के बी तक। अब यहाँ से क्यू आएगा स्मॉल क्यू, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे ही रहेगा। वाई डी वाई का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाई टू, और इसमें लिमिट हम वैल्यू रखेंगे जीरो से बी तक। तो स्मॉल क्यू निकल करके आएगा तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू बी स्क्वायर, है ना। यानी कि हो गया ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। क्यू की वैल्यू स्मॉल स्ट्रिप के लिए, ठीक है। अब हम ऐसी स्ट्रिप्स को अगर पूरा इंटीग्रेट कर दें यहाँ से यहाँ तक तो हमें पूरी शीट मिल जाएगी। तो क्यू शीट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये पूरी चीज ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें वेरिएबल क्या है भाई, कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्स स्क्वायर और डीएक्स। तो डीएक्स की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक दे दें भाई, पूरी शीट को कवर करने के लिए जीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक पूरी कवर करनी है, तो एल इसकी लेंथ है, तो एल तक, जीरो से एल तक हम इसकी लिमिट दे दें। चलो, तो क्यू शीट आएगा तुम्हारा ए बी स्क्वायर तो बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स, है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एल तक, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट दोगे जीरो से एल तक। तो तुम्हारा फाइनली जो शीट पर चार्ज आएगा वो आएगा ए बी स्क्वायर एल क्यूब बाय थ्री। तो ये होना चाहिए तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। कैसे अप्रोच करेंगे एक बार फिर से पूरा समराइज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें तुम्हें शीट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जो कि एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है, वाई पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलो, ऐसा कभी दिखे तो किसी एक को कांस्टेंट कर लो, जैसे अभी हमने यहाँ पर एक्स को कांस्टेंट किया, ठीक है। एक्स को कांस्टेंट किया यानी कि हमने एक्स पर जाकर के एक स्ट्रिप ले ली। इस स्ट्रिप के लिए एक्स कोऑर्डिनेट सेम है सारे, इसमें हम जितने छोटे छोटे डीवाई टाइप के एलिमेंट लेंगे उन सब के लिए एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम है, और उनके लिए ये थिकनेस डीएक्स भी सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फिर यहाँ से डी क्यू लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी ए, इस छोटा सा एरिया के लिए डी ए हो जाएगा तुम्हारा डीएक्स इंटू डी वाई, इसकी हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। फिर हम इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पूरे इंटीग्रेशन के अंदर जो चीजें हैं, ए तो कांस्टेंट है ही है, इसके अलावा एक्स स्क्वायर और डीएक्स भी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हम स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, इस स्ट्रिप के लिए हमारा एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो ही गया, और हमारा ये डीएक्स भी फिक्स हो गया, ठीक है, थिकनेस भी। तो इन दोनों को भी हम बाहर निकाल लेंगे और केवल वाई में इंटीग्रेशन बचेगा, और वाई की लिमिट हम दे देंगे जैसा कि तुम शीट में देख सकते हो, जीरो से बी तक। तो इस तरीके से हमें स्ट्रिप का चार्ज मिल जाएगा जो हमने स्मॉल क्यू से डिनोट किया है, ठीक है। फिर इस तरीके से स्ट्रिप का चार्ज मिल गया जो कि अभी भी एक्स पर डिपेंड कर रहा है ना। यानी कि जो इस एक्स पर स्ट्रिप होगी और जो इस एक्स पर स्ट्रिप होगी उनका चार्ज डिफरेंट होगा, है ना। वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है। लीनियर जैसी चीज बन गई, मतलब हमने एरिया को दो लीनियर टाइप में तोड़ लिया। ये हो गया। अब हम इसको टोटल इंटीग्रेट करेंगे शीट के चार्ज के लिए, और एक्स की वैल्यू रखेंगे जीरो से लेकर के एल तक, जीरो से लेकर के एल तक, क्योंकि जीरो से एल तक इसकी लेंथ है, ठीक है। जब तुम ये वैल्यू रखोगे तो तुम्हारा इस तरीके से इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल था यार, बट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और ये कभी भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पूरा देखना सोल्यूशन, और इसको अपने नोट्स में मार्क करके रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे रिवीजन जब करोगे तो तुम इसको कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
चलो, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक मिनट, हाँ। तो कंटेंट तुम्हें पूरा एडवांस लेवल ही मिलेगा भाई। जेई मेन में तो ऐसी चीजें आती ही नहीं। एडवांस लेवल कंटेंट ही मेरा टारगेट है, क्योंकि देखो एडवांस्ड का ही एग्जाम मेन है। जो भी तैयारी कर रहे हो तुम, तो एडवांस्ड ही कर रहे होगे ना। तो मेन तो साइड एग्जाम है, अगर तुम्हारा आईआईटी एम है तो उस हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। मेन तो बस तुम्हें क्वालिफाई करना है। मेन तो यही है, मतलब इम्पोर्टेंट तो ये, मेन तो अलग हो गया ना। चलो, आओ। अगला क्वेश्चन। अ स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज, स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज, इसके हैंड रिटन नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नहीं नोट करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। और अगर तुम रिकमेंड करोगे, मैं क्वेश्चन पहले से टाइप क्वेश्चन ला सकता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखने का टाइम बचेगा, बट मैं सोच रहा हूँ अगर तुम लोग साथ में नोट्स बना रहे हो तो इस तरीके से बेटर रहता है। तो तुम बताना क्या बेटर रहेगा, मैं साथ में लिखूं या नोट्स, मतलब ये क्वेश्चन टाइप फॉर्मेट में ले आऊं, ठीक है। तो तुम जैसा कहोगे वैसा हम आगे के लेक्चर्स में कर लेंगे। कमेंट करके जरूर बताना। स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू, सॉरी, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 - r² बाई a स्क्वायर फॉर r लेस देन इक्वल टू a, एंड रो इज इक्वल टू 0 फॉर r ग्रेटर देन a, ठीक है। अभी समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। r is the distance from center of a sphere, and rho naught is a positive constant. Positive constant. Find total charge in that region Q. Find total charge, कैपिटल Q से डिनोट कर दिया, in that region। तो आप वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, समझते हैं इसको। जब स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो काम बड़ा आसान होता है, क्योंकि केवल रेडियस से तुम एरिया वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। पिछला वाला ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें एक्स और वाई दो चीजें आ गई थी। चलो, ये उससे आसान है। इसमें बोल रहा है स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी गिवन है बेसिकली, ये ठीक है, इस तरीके से, जो कि किस पे डिपेंड कर रही है। देखो, ए भी कांस्टेंट है, रो नॉट भी कांस्टेंट है, तो केवल आर पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। फॉर आर लेस देन इक्वल टू ए, ये फंक्शन है, और आर ग्रेटर देन ए के लिए रो जीरो, यानी कि ए के बाद कोई चार्ज नहीं है। रो जीरो यानी कि चार्ज डेंसिटी जीरो, यानी कि चार्ज जीरो, ठीक है। ओके, तो अब हमें बताना है। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, इस तरीके से है, ठीक है। एक सेंटर मान लो स्फीयर का, इस तरीके का एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर जब तक यहाँ से ए तक है, रेडियस ए तक है ना, ठीक है। तब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इस फंक्शन के जैसा है ना। इस फंक्शन से गवर्न हो रहा है, और इसके बाहर कोई चार्ज नहीं, यानी कि इस पूरे रीजन में चार्ज है, ए के अंदर, पहली चीज, ठीक है। अब ये चार्ज वेरी कैसे कर रहा है, ये चार्ज तुम्हारा आर पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक आर कांस्टेंट आर पर जाऊं, मतलब बेसिकली एक आर रेडियस का इस तरीके का स्फीयर, स्फेरिकल शेल बना लूं, ठीक है। ये बन गया स्फेरिकल शेल। तो इस पर्टिकुलर आर पर मैं एक डी आर थिकनेस का शेल ले लूं, अगर ऐसा, है ना। ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। डी आर थिकनेस का शेल ले लूं, तो इस शेल के लिए जो तुम्हारा रो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आर को फिक्स कर दिया। तो उस पर्टिकुलर आर के लिए, मतलब यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर मतलब इस पूरे शेल के लिए कांस्टेंट हो गया। तो इस तरीके से लेते हैं। एलिमेंट कैसे लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें हमने सेंटर ऑफ मास के टाइम पर भी करी है, उधर 11th के पार्ट में, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, मतलब सेंटर ऑफ मास और फिर ग्रेविटेशन वगैरह में भी। तो वही चीज है, नहीं पता तो ऐसा समझ सकते हो, दिख रहा है रो इज इक्वल टू रो नॉट, ये केवल आर पर डिपेंड कर रहा है। तो हम इस तरीके से स्फेरिकल शेल लेंगे। तो इस तरह के शेल्स को अगर मैं यहाँ से लेकर के इंटीग्रेट करना चालू करूँ, एक के ऊपर 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 एक के ऊपर, और ए रेडियस तक इंटीग्रेट कर जाऊं, तो मुझे पूरा पूरा का पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा। समझे बात को? तो शेल है, बट तुम्हें पूरा का पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है।
अब इस एलिमेंट पर चार्ज मैंने माना dq, इस dq को लिखने की कोशिश करते हैं भाई। तो dq जो होगा वो सिंपली होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि रो इनटू इसका वॉल्यूम dv। चलो, रो की वैल्यू तो हमें यहाँ पर गिवन है, रो नॉट इंटू 1 - आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। ये कांस्टेंट होती तो मतलब जितना अंदर वाले शेल पर है उसके अगले पर, उसके अगले पर, सब जगह सेम, मतलब पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता। बट यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, आर से वेरी कर रहा है, मतलब जितना बाहर जा रहे हो उतना चार्ज कम होता चला जा रहा है, देख सकते हो, क्योंकि आर स्क्वायर नेगेटिव में है ना, वही चीज है। चलो, तो ये हो गया रो नॉट इंटू 1 - आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, रो लिख लिया हमने। डीवी लिखने की कोशिश करते हैं, इसका वॉल्यूम डीवी है ना। इसका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, इस पूरे स्फीयर का जरा सरफेस एरिया बताना मुझे। इस वाले स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, अभी देखना सरफेस एरिया क्यों लिख रहा है। तो ये हो जाएगा सिंपली, स्फीयर का होता है 4 पाई r स्क्वायर, स्फीयर का रेडियस तो आर ही है ना। तो सरफेस एरिया इनटू इट्स थिकनेस, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा सरफेस एरिया इनटू इट्स थिकनेस। थिकनेस कितनी है भाई, डी आर है। तो सिंपली इस तरीके से हम इसका वॉल्यूम लिख लेंगे। समझ में आया कैसे लिखा, एरिया के थ्रू गए, एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम होता है। सिमिलरली अगर तुम्हें कहीं एरिया चाहिए होता है तो लेंथ इंटू थिकनेस एरिया होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल टू वॉल्यूम, ध्यान रखना, एरिया इंटू इट्स थिकनेस इज इक्वल टू वॉल्यूम। मिल गया वॉल्यूम। इस टीवी को यहाँ पुट करो, इंटू यहाँ पे लिखो 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr। ये बन गया पूरा फंक्शन तुम्हारा dq का। इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से q, और इसमें वेरिएबल क्या है भाई, रो नॉट कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, केवल आर वेरिएबल दिख रहा है। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दे दें पूरे स्फीयर को कवर करने के लिए, 0 से ए तक दे दें, काम बन जाएगा। चलो, इधर आ जाएगा क्यू, इसमें से कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालते हैं पहले। रो नॉट 4 पाई इंटीग्रेशन, अब बाकी सारा वेरिएबल है, 0 से ए। इस आर स्क्वायर को पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर, माइनस इसको फिर जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा r⁴/a² dr। बस अब तो इंटीग्रेशन बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई रो नॉट। अब तुम समझ ही रहोगे अब क्या स्टेप क्या लिखूं, वरना फिर एक स्टेप बनाना है तो यहाँ से एक, अगर तुम्हारा ये बोर्ड में आ जाए तो तुम्हें स्टेप लिखना पड़ेगा कि पहले इंटीग्रेशन को स्प्लिट करोगे, इन ये इंटू मतलब इंटीग्रेशन r² dr माइनस इंटीग्रेशन r⁴/a²dr, अलग अलग लिखोगे फिर वैल्यू वैल्यू लगाओगे, बट मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ सीधे r³ बाई 3, ठीक है, 0 से माइनस इसका इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ r⁴ का हो जाएगा r⁵ बाई 5a² एक्चुअली, है ना, ठीक है। इसकी लिमिट दूंगा 0 से 1, ठीक है। अब इसको मैं लिखूंगा, तो ये आएगा 4 पाई रो नॉट, अंदर आएगा a³ बाई 3, ठीक है, -0³ बाई 3 होगा तो वो तो जीरो ही हो गया। फिर इस पर आ जाएंगे सीधे, ये हो जाएगा -a⁵ 5/5a², ठीक है। और फिर जीरो आएगा तो जीरो से कुछ बनना नहीं, तो बस यही रह जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें से ये हो जाएगा a³ अगेन, तो ये बन जाएगा 4 पाई रो नॉट, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15, 5a³ माइनस 3a³, ठीक है। तो ये बनेगा 4 पाई रो नॉट इंटू में 5 - 3 2a³ बाई 15, है ना। तो ये बन जाएगा 8 पाई रो नॉट a³ बाय 15, ये हो जाएगा क्यू, कैपिटल क्यू, एक्चुअली टोटल चार्ज जो है स्फीयर पर। तो इस तरीके से टोटल चार्ज हमें स्फीयर के ऊपर लिख लेंगे। तो ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। बाकी इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज अभी आगे तक आएगा, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी लिखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार समझ लेंगे तो तुम इसके और क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से तुम्हें ये तो क्लियर हो गया होगा कि चार्ज लेंथ पर, एरिया पर और वॉल्यूम पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और एलिमेंट लेना तो तुम्हें साथ साथ आएगा धीरे धीरे क्वेश्चंस करते करते, ठीक है, तो वो तुम करते रहना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कूलम्स लॉ कैसे लिखेंगे हम, अगर इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम हो तो हेडिंग डाल सकते हो कूलम्स लॉ इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड
चार्ज सिस्टम्स। चलो, तो एक सिंपल से एग्जांपल से चालू करेंगे। लेट से चार्ज तुम्हारा लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके की एक रॉड है अपने पास। हम्म। और ये तुम्हें भी आगे बहुत बार देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा। इस तरीके से इस पर चार्ज है कुछ, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स लेंथ है, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ। इस पे चार्ज है क्यू नॉट, इसकी लेंथ है एल, ठीक है। तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स लेंथ है, लिख देता हूँ यहाँ पर, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स लेंथ है, ठीक है। चलो, अब लेट से इसके इस एंड से आर दूरी पर हमारे पास एक चार्ज रखा है क्यू टाइप का, ठीक है। और मुझे बोला गया, तुम्हारा क्वेश्चन है इसमें, लेट से फाइंड फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज क्यू सिचुएटेड एट डिस्टेंस आर, या फाइंड फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज क्यू पर तुम्हें फोर्स लिखना है। तो बेसिकली अभी एक रॉड और एक पॉइंट चार्ज का सिस्टम है, और इसमें तुम्हें पॉइंट चार्ज क्यू पर फोर्स लिखना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बेसिकली ये रॉड की बजाय तुम्हारा क्या कहते हैं वो होता, सिंपल पॉइंट चार्ज होता, तो तुम लिख लेते सीधे सीधे कूलम्स लगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से। बट अब ये इस तरीके का सिस्टम है, तो क्या करेंगे भाई, वही जैसे हमने चार्ज लेने के लिए क्या किया था, एक डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट लिया था। तो उस डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट को वो इतना छोटा एलिमेंट होता है कि वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो उसकी वजह से फोर्स लिख लो और उसको इंटीग्रेट कर लो। देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस फिगर को जरा नीचे मैं फिर से बना रहा हूँ कि यूज आएगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट, है ना, देखना। तो मैं क्या करूँ, मुझे लाइन चार्ज की वजह से कूलम्स लॉ लिखना नहीं आता, बट मुझे पॉइंट चार्ज की वजह से तो लिखना आता है। मैं काम करता हूँ, इस क्यू से लेट से मैं यहाँ से गया कुछ एक्स डिस्टेंस, और मैंने ये dx टाइप का पॉइंट चार्ज ले लिया, ठीक है। इस तरीके का पॉइंट चार्ज ले लिया, इस पर चार्ज कितना है dq। अब मुझे इस पर, इस क्यू चार्ज पर फोर्स लिखना है ड्यू टू दिस एलिमेंट। तो इस पर जो फोर्स आएगा वो पहली बात तो इस डायरेक्शन में आएगा, दिख ही रहा होगा कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। और इस फोर्स को मैंने कुछ बोल दिया डीएफ टाइप का, क्यों, क्योंकि चार्ज भी बहुत छोटा है डीक्यू टाइप का, तो फोर्स भी डीएफ टाइप का होगा। तो डीएफ को मैं अब लिख सकता हूँ सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। इसका चार्ज है डी क्यू, उसका चार्ज है क्यू, डी क्यू इंटू क्यू बाय, इसको एक काम करता हूँ, कैपिटल क्यू कर लेता हूँ, वरना कंफ्यूजन होगी, ठीक है। कैपिटल क्यू कर लो, वरना तुम पता चले इसी को इंटीग्रेट करने लगो, ठीक है। तो कैपिटल क्यू कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो डी क्यू इंटू क्यू, मतलब ये दोनों चार्जेस हैं, इसका चार्ज और इसका चार्ज, दो पॉइंट चार्ज की तरह लिख रहे हैं, बाय डिस्टेंस इनके बीच का कितना हो गया, अब ये एक्स पर हमने लिया था ना, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस एलिमेंट की वजह से एक फोर्स आया, अगर मैं वो थोड़ा आगे जाके एक और एलिमेंट लूंगा, उसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, वो डिपेंड करेगा इस एक्स के ऊपर, एक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर कहीं और एलिमेंट लूंगा तो उसकी वजह से भी फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा, तो हर एलिमेंट की वजह से फोर्स का डायरेक्शन क्या यही नहीं होगा, यही होगा। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करके नेट फोर्स लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट कर दो ऐसे हर एक छोटे एलिमेंट के लिए। तो एक्स की लिमिट देनी होगी, अब कहाँ से कहाँ तक भाई, एक्स शुरू कहाँ से हो रहा है, मतलब चार्ज तुम्हारा शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से अगर मैं एक्स कुछ यहाँ तक का लूँ, तो क्या यहाँ तक कोई चार्ज है, नहीं। तो एक्स चार्ज शुरू कहाँ से हो रहा है, जब मैं आर डिस्टेंस पर आ जाऊंगा तब, है ना। आर से पहले क्या कोई चार्ज है, नहीं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी टोटल चार्ज, अगर मुझे अगर टोटल फोर्स लिखना है तो आर से चालू होगी, और खत्म कहाँ होगी, यहाँ पर। ये कितना है भाई, ये पूरा लेंथ एल है, ठीक है, ये आर था। तो ये यहाँ से यहाँ तक का आर प्लस एल नहीं हो जाएगा, देखना ध्यान से, ये एल है। तो ये टोटल लेंथ जो है एंड पॉइंट का, इस रॉड के एंड पॉइंट का फ्रॉम दिस चार्ज, ये आर प्लस एल नहीं हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा। तो लिमिट यहाँ पे लगा दूंगा आर प्लस एल, ठीक है। और ये हो जाएगा जीरो से कैपिटल है। तो जो फोर्स आएगा नेट, वो आएगा तुम्हारा यहाँ से, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। तो ये कैपिटल क्यू भी कांस्टेंट है, तो इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड है ना, ये तो कांस्टेंट है। तो हम लिखेंगे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू, है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा डी क्यू को कैसे लिखेंगे,
डी क्यू को एक बार एक चीज और देख लो, यहाँ पर रह गया। डी क्यू हो जाएगा तुम्हारा सिंपली लैम्डा डी एक्स के बराबर। और क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर बोल दिया है, तो इस केस में अगर मैं लैम्डा डिफाइन करना चाहूँ तो वो सिंपली क्यू नॉट बाई एल नहीं हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। कॉन्स्टेंट में तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो यही यहाँ पे रखो, तो ये लिखोगे तुम क्यू नॉट बाई एल डी एक्स। तो डी क्यू की वैल्यू भी रख देते हैं, क्यू नॉट बाई एल इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट रखेंगे वही, एक्स की लिमिट आर से आर प्लस एल है ना। तो कुछ कॉन्स्टेंट्स और आ गए, उनको बाहर निकालते हैं। तो हम लिखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर से ये क्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा, क्यू नॉट, और ये एल भी बाहर आ जाएगा, एल। अंदर बचेगा केवल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। जीरो, सॉरी बार बार जीरो लिख दे रहा हूँ, आर से आर प्लस एल के लिए। तो हम लिखेंगे क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर -1 अपॉन -1, यानी कि -1 बाई एक्स। क्लियर। एक्स की पावर -2 है, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर -1 अपॉन -1, यानी कि -1 बाई एक्स। ठीक है। तो लिमिट रखेंगे भाई आर से आर प्लस एल। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, अंदर आएगा -1 बाय आर प्लस एल, माइनस माइनस का हो जाएगा +1 बाय आर। ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, अंदर बनेगा आर इंटू आर प्लस एल, एलसीएम में आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -r प्लस आर प्लस एल। ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट। ठीक है। तो ये बनेगा क्यू क्यू नॉट एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू आर आर प्लस एल, एल और एल कैंसिल आउट। तो ये बनेगा तुम्हारा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आर प्लस एल। ये हो जाएगा 4। तो ये होगा फाइनल रिजल्ट, जो तुम्हें आगे याद भी रखना है। अभी हम रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वहां फिर से देखेंगे इसको। ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्स। तो मेरा यहाँ पे मकसद था तुम्हें समझाना कि कूलम्ब लॉ कैसे लगाते हैं। अच्छा, अब एक चीज तुम और कर सकते हो, तुम्हारा होमवर्क यही है। ठीक है। अगेन वो फिगर बनाता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। ये रहा। अभी हमने क्या किया, हम यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर गए, हमने ये डीएक्स टाइप का एलिमेंट लिया, डीएक्स टाइप का एलिमेंट लिया, इस पर हमने बोला डी क्यू चार्ज होगा। ठीक है। तो ये हो गया। अब तुम इसमें एक चीज ये भी कर सकते थे कि तुम्हें इस रॉड पर नेट, सॉरी हाँ। तो यार मैं ये कह रहा था कि जैसा तुम जानते भी हो कि कूलम का जो फोर्स होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, यानी कि जो फोर्स इस रॉड ने इस चार्ज पर इस तरफ लगाया है, ठीक है, वही नेट फोर्स ये पॉइंट चार्ज इस रॉड पर इस तरफ लगाएगा। ठीक है। तो मैं अगर तुमसे बोलूं कि इस रॉड पर फोर्स निकाल दो ड्यू टू दिस चार्ज, है ना, तो एक तरीका तो ये था कि तुम रॉड से चार्ज पर फोर्स निकालो और उसी को पलट दो, तो ये तुम्हारा चार्ज की वजह से रॉड पर फोर्स हो जाएगा। ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से रॉड पर फोर्स हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका यहाँ पर ये हो सकता था कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस एलिमेंट पर तुम फोर्स लिखो, उसका डायरेक्शन क्या होगा भाई, इस तरफ होगा, डीएफ टाइप की फोर्स का। ये डीएफ लिख लो। ठीक है। क्या होगा वो तुम लिखोगे, और इन डीएफ को अगर तुम इंटीग्रेट कर दो, सारे डीएफ को, तो तुम्हें एफ ऑन रॉड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू नहीं मिल जाएगा। ध्यान से देखो। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये हो कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस रॉड पर फोर्स लिखो, तो पहला तरीका तो ये है कि तुम इस रॉड की वजह से इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स लिखो, जो हमने ऊपर करा है अभी, और उसी को इक्वल एंड अपोजिट क्योंकि होता है तो उल्टा कर दोगे। तो अगर जैसे ये आई कैप में है, तो ये माइनस आई कैप में हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड। तो वो हो जाएगा तुम्हारा आंसर कि इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगा। दूसरा तरीका ये है कि इसकी वजह से एक एलिमेंट पर फोर्स लिखो। अब वो तो तुम लिख ही सकते हो कूलम लॉ यूज करके, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज जैसा एलिमेंट है। और इस तरह की सारी फोर्सेस का डायरेक्शन क्योंकि इधर ही रहने वाला है, इनको सिंपली इंटीग्रेट कर दो, तो तुम्हें फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यों मिल जाएगा। तो ये वाला चीज भी तुम करके देखना। ठीक है। होमवर्क है तुम्हारा, और आंसर तुम्हारा यही सेम आएगा। ठीक है। देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार आगे बढ़ते हैं और अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा वैसे काफी लंबा चलने वाला है। ठीक है। क्योंकि आगे हम डिफरेंट बॉडीज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी लंबा चलने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है भाई, है ना। तो देखो, अभी तक हमने पिछले 2 लेक्चर्स में, मतलब 2 लेक्चर्स क्या मतलब पिछला और आज का लेक्चर, हमने अभी तक क्या किया, इस तरीके के 2 पॉइंट चार्ज है अगर हमारे पास Q1 Q2, है ना। तो हम बोलते हैं अगर ये दोनों पॉजिटिव, लेट से भी पॉजिटिव बोल दे रहा हूँ मैं, दोनों को, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स होता है, लाइक दिस, है ना, लाइक दिस, है ना, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हमने कूलम्ब लॉ के यूज करके निकाला। ठीक है।
थोड़ा सा यार डायग्राम अच्छा बनना चाहिए, मजा नहीं आएगा वरना। इस तरीके से, है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है, ये हमने कूलम्स लॉ का यूज करके निकाला। ठीक है, अब ये जो फोर्स है, क्या इसमें कोई कांटेक्ट हो रहा है? ध्यान से देखो, लाइक जैसे तुम्हारा पुश का फोर्स है, पुल का फोर्स है, फ्रिक्शन का फोर्स है, इनमें कांटेक्ट होता है ना। कांटेक्ट फोर्स जैसे हमने पढ़ा भी था क्लास 11 में, एनएलएम में, फ्रिक्शन, नॉर्मल, है ना, सारे कांटेक्ट फोर्स होते हैं। बट यहाँ पर क्या कोई कांटेक्ट है? नहीं। तो बेसिकली कॉन्टैक्ट लेस फोर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चार्ज के, इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं फील्ड फोर्सेस। तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरह का फील्ड फोर्स है। लाइक तुम्हें अगर मैं हवा में छोड़ दूं, तुम नीचे गिर जाओगे, 10वें फ्लोर से मैं तुम्हें नीचे फेंक दूं तो तुम नीचे गिर जाओगे, ठीक है। तो उस केस में भी तुम्हें क्या, मैंने मतलब अगर मैं तुम्हें फ्री फॉल, लाइक एक बॉल है, ठीक है, मैं उसको ऐसे छत पर लेकर के गया और 10th फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ और उसको मैंने ऐसे पकड़ा और बस छोड़ दिया बालकनी से, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या उसको कोई पुश या पुल किया? नहीं, बस मैंने उसको ऐसे छोड़ दिया, बट फिर भी वो नीचे गिर गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस फील्ड के रेंज में वो बॉल है, ठीक है। तो उस फील्ड की वजह से उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, जिसकी वजह से वो जाकर के नीचे गिर गई, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता तो कुछ ना होता। सिमिलरली ये जो चार्जेस के बीच में फोर्स लगा है ना, ये बेसिकली फील्ड की वजह से लगा, यानी कि इस चार्ज का कुछ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसकी रेंज में अगर ये चार्ज आया, लाइक मैं अभी किसी एक को सोर्स, एक को टारगेट मान लेता हूँ, लेट्स से ये हमारा सोर्स चार्ज था, ये पहले अकेले रखा था, ठीक है, ये अकेले रखा था। फिर हमने एक Q2 ला करके यहाँ पर इसके पास में रख दिया, है ना। और इस वाले चार्ज को मैं बोल रहा हूँ टारगेट चार्ज, जिसको मैंने ला के रखा। तो इस सोर्स चार्ज की अपनी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये टारगेट चार्ज आया तो इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, ये, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, चार्ज जो है वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये हमने पहले लेक्चर में बात करी थी कि अगर स्टैटिक चार्ज है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मूविंग चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मूविंग विद एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस रेडिएशन एमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो अभी हम स्टैटिक चार्ज की बात कर रहे हैं, और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमारा सोर्स चार्ज होता है वो स्टैटिक होता है। तो ये जो है, ये हमारा स्टैटिक सोर्स चार्ज है, तो ये अपने अराउंड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। उसमें जब ये दूसरा चार्ज आया तो इस पर फोर्स लगी, और वही फोर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं कि ये क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करें। तो पहली चीज तो ये समझ में आई कि एक सोर्स चार्ज होता है, लाइक यहाँ पर हमारा Q1 है, जिसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज अपने सराउंडिंग में, ठीक है, ये सोर्स चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब तुम्हारा टारगेट चार्ज, लाइट ऊपर Q2 है हमारा, टारगेट चार्ज आता है, तो ये एक फोर्स फील करता है, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको बोलते हैं, जो हमने कूलम्ब लॉ के थ्रू कैलकुलेट करी है अभी तक, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं होता क्या, तो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट लाइक चार्ज। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो होता है कि किसी भी सोर्स चार्ज के अराउंड अगर तुम एक 1 कूलम यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दोगे, ले करके +1 कूलम का चार्ज लाके रख दोगे, तो उस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। लाइक मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इस तरीके का तुम्हारे पास एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, ठीक है, +Q टाइप का ये तुम्हारा है सोर्स चार्ज, SC लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी सराउंडिंग्स में लेट से इससे कुछ R दूरी पर मैंने ले आकर के एक चार्ज रखा Q0, बहुत ही छोटा चार्ज है ना, इस तरीके का Q0 लाके एक चार्ज रखा, लाइक एक पॉइंट P है, ऐसा बोल देता हूँ, पॉइंट P है। इस पर मैंने एक, थोड़ा अलग कलर से बना लेते हैं, टेस्ट चार्ज Q0, बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज है, टेस्ट चार्ज ला करके रख, ठीक है। तो अब अगर इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पहली बात ये भी एक वेक्टर होती है, तो वो हो जाएगी सिंपली लिमिट Q0 टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये सोर्स चार्ज बहुत ही छोटा है, ठीक है। लिमिट Q0 टेंडिंग टू जीरो, फोर्स ऑन Q0 डिवाइडेड बाई Q0। इसका मतलब ये चार्ज बड़ा भी हो सकता था। तो बेसिकली हमने इस तरीके का एक टेस्ट चार्ज ला करके रखा है इस पॉइंट P पर, उस पर फोर्स देखा और उसको उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि हमने यूनिट चार्ज पर फोर्स लिख लिया, यानी कि अगर ये टेस्ट चार्ज 2 कूलम का था और इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ठीक है,
2 कूलम का था, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, मतलब यहाँ पर 10 न्यूटन बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10/2 यानी कि 5 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में आ जाएगा। यानी कि अगर 1 कूलम का चार्ज रखूंगा तो मुझे को 5 न्यूटन का फोर्स मिलेगा, 2 कूलम का चार्ज रखूंगा तो मेरे को 10 न्यूटन का फोर्स मिलेगा, 3 कूलम का चार्ज रखूंगा तो मेरे को 15 न्यूटन का फोर्स मिलेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूं, 1 कूलम का चार्ज रख दूं, तो उस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। और इसका डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज अगर मैं रख रहा हूँ तो उसके उस पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही होगा, ठीक है। लाइक तुम देख सकते हो इस सिस्टम में, अगर मैं क्यू नॉट जो है ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो इस पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा भाई, ऐसा होगा राइटवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही होगा। बट अगर ये क्यू नॉट मेरा नेगेटिव चार्ज होता तो इस पर फोर्स लगता है इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन जो होती है उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, यानी कि ये बहुत छोटा सा चार्ज लिया, छोटा सा चार्ज हमने इसलिए लिया ताकि उसका कुछ ज्यादा अपने इफेक्ट्स ना हो, ठीक है। तो एक छोटा सा चार्ज लिया और उसको जो है जब हमने F1 Q0 बाई Q0 किया तो हमें मिल गया, मतलब उस फोर्स को उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। लाइक इस केस में जैसे ये 2 पॉइंट सिस्टम है तो इसके लिए अगर हम लिखना चाहें इस अबव सिस्टम के लिए, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू फोर्स कितना होगा यहाँ पर इस क्यू नॉट पर, अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट बाई, इनके बीच का डिस्टेंस है आर, आर स्क्वायर इंटू आर कैप, डायरेक्शन भी दे सकते हो, है ना। ये फोर्स ऑन पॉइंट, फोर्स ऑन क्यू नॉट है, ठीक है, ये लिखा है आपने, ठीक है। आर कैप डायरेक्शन भी हो गई, कूलम्ब लॉ से लिख लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी अगर मैं लिखना चाहूंगा तो वो होगा सिंपली एफ बार ऑन क्यू नॉट बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो अब मेरे को यहाँ से मिला कि अगर इस तरीके का मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, इससे मैं आर दूरी पर जाता हूँ और एक पॉइंट पी लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हो जाएगा आर कैप जो कि आउटवर्ड्स दिख ही रही है तुम्हें, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट अगर यहाँ पर है तो भी ठीक है ना। अब ये पॉइंट ऐसा भी हो सकता है ना, यहाँ से आर डिस्टेंस पर गए, ये हो गया पॉइंट पी, ठीक है, इस पर भी वही होगा। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से एक स्फीयर ड्रॉ करूँ इस तरीके का, इस तरीके के पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ, ठीक है, तो उस स्फीयर पर मैग्नीट्यूड तो यही होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इस तरीके से डायरेक्शन हो जाएगी रेडियल डायरेक्शन में। तो बेसिकली एक चीज समझ में आई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसकी वो स्पेरिकली सिमेट्रिकल होती है। समझ में आया कैसे, फिर से देखो दिखाता हूँ, है ना। तो ये यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने ये पॉइंट लिखा है, ठीक है। लाइक, है ना, ठीक है। इस तरीके का अगर हमारे पास एक प्लस क्यू टाइप का चार्ज है, इससे मैं आर दूरी तक पर गया और मैंने एक पॉइंट लिया पॉइंट पी, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा ये, और मैंने इसको बोल दिया ई, और ई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सिंपली Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब मैं एक काम करता हूँ, इस आर पे एक स्फीयर बना लेता हूँ इस तरीके का, ठीक है, स्फीयर बना लिया, ठीक है, स्फीयर बना लिया। तो बेसिकली अब मैं यहाँ से अगर आर दूरी पर जाऊँ ये, और एक पॉइंट लूँ पी, पॉइंट लूँ कैपिटल क्यू नहीं बोलता हूँ, चलो इसको एस बोल देता हूँ, पॉइंट एस। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरीके से रेडियल डायरेक्शन में होगी, ठीक है। एक मिनट यार, थोड़ा ढंग से बन जा। इस तरीके से रेडियल डायरेक्शन में होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी ई ही होगा, ठीक है। ऐसे स्फीयर का कोई भी पॉइंट ले लूँ तो उस पर रेडियल डायरेक्शन में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसका मैग्नीट्यूड ई ही होगा, रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नीट्यूड ई ही होगा, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नीट्यूड ई ही होगा, ठीक है। इस तरीके से तो हमें यहाँ से क्या पता चला, अच्छा, यहीं से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वजह से लिखना चाह रहे हैं, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस क्यू टाइप का पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं इस तरीके की, है ना, इस तरीके की, ध्यान से देखना। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है अभी तो मैं बताता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये बना रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रखेंगे, यहाँ पर कोई प्लस क्यू टाइप का चार्ज, प्लस क्यू नॉट टाइप का चार्ज लाया, तो उस पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, एक लाइन में लिख लो कि
डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ड्यू टू अ चार्ज, जो कि सोर्स चार्ज है हमारा, है ना, गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, देख सकते हो। ये तुम्हें इस तरीके का मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का डायरेक्शन। तो इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना। तो अगर एक प्लस क्यू चार्ज है तुम्हारे पास, ठीक है, फिर से मैं नीचे बना दे रहा हूँ फाइनली, इस तरीके का प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो सिंपली इस तरीके की बनेगी, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ठीक है। ठीक है, और अगर एक माइनस क्यू चार्ज होगा, है ना, तो उसके लिए क्या होगा वो भी देख लो। माइनस क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज हमारा इस तरीके का है, माइनस क्यू टाइप का, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी, मतलब बनेगी स्फेरिकली सिमेट्रिकली, बट इसकी डायरेक्शन देख सकते हो आपकी अंदर की तरफ हो गई, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मैंने वहां पर क्या लिखी है, ड्यू टू अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो तुम्हें फोर्स ऑन, मतलब फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वही तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। तो इसमें अगर तुम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे, मान लो यहाँ पर रखता हूँ मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, राइट क्लास बनाता हूँ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो इधर भागेगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा तो इधर भागेगा। बट अगर यहाँ पर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव अट्रैक्टिव फोर्स, तो वो इधर अंदर की तरफ भागेगा, इसलिए डायरेक्शन इनकी अंदर की तरफ हो गई। ठीक है, तो ड्रॉ कर लो इसको भी। ठीक है, अबे, इस तरीके की हो गई, ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव की वजह से। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। चलो, ठीक है, चलो, तो यहाँ से एक लाइन लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टूवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फिर एक और लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज always show spherical symmetry। इसका मतलब क्या हुआ देख सकते हो। पहली चीज तुम्हें ये दिख गई कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ है, लेकिन दोनों ही स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर बनाऊंगा, तो इस पे अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो इधर आएगी, और इस पॉइंट पे देखूंगा इधर आएगी, इस पॉइंट पे देखूंगा इधर आएगी, और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, क्योंकि अगर स्फीयर का रेडियस आर है तो आर डिस्टेंस पर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, तीनों का सेम ही होगा। ठीक है, तो ये स्फेरिकल सिमेट्री शो कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले पे देखूँ, इस तरीके का एक स्फीयर बनाऊं आर रेडियस का, है ना, तो इन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर की तरफ आ रही है, इधर इधर इधर, और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, वो कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इनके लिए भी के क्यू बाय आर स्क्वायर था बाहर की तरफ, है ना। तो मैग्नीट्यूड स्फेरिकल अगर स्फीयर बनाऊंगा तो हमेशा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन बस पॉजिटिव के केस में बाहर की तरफ होगी और नेगेटिव के केस में अंदर की तरफ होगी। तो यही है कि स्फेरिकल सिमेट्री तो दोनों ही शो करते हैं, बट नेगेटिव में टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होता है,
और इसमें क्या कहते हैं अपना पॉजिटिव में अवे फ्रॉम चार्ज होता है, ठीक है। चलो, अब एक चीज और, इसको कॉपी कर लूँ जरा, मैं नीचे जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। थोड़ा छोटा करके बना लेता हूँ। इस तरीके का मेरे पास अगर एक प्लस क्यू चार्ज है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख ली, है ना। अब लेट से मैं यहाँ पर एक चार्ज ला के रखता हूँ, प्लस क्यू टाइप का, प्लस क्यू नॉट टाइप का। तो इस पर फोर्स का डायरेक्शन बताना चाहोगे? फोर्स का डायरेक्शन इस पर इधर की तरफ आएगा, फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। और अगर इसी की जगह मैं इसमें एक माइनस क्यू नॉट टाइप का चार्ज रख देता, ठीक है, इसी को बना देते हैं बगल में, और जैसे प्लस क्यू नॉट के बजाय अगर मैं इसमें एक चार्ज ला के रखता इस तरीके का, माइनस क्यू नॉट, है ना, यहाँ पर माइनस क्यू नॉट चार्ज रखता, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता, ठीक है। फोर्स किधर लगता है? इधर, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है। अब एक सेकेंड, ये वाला फिगर भी ले लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। इस तरीके का मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज की रेंज में मैं एक प्लस क्यू नॉट लगाकर चार्ज रख दूं, प्लस क्यू नॉट टाइप का टेस्ट चार्ज रख दूं यहाँ पर। तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी कि अंदर की तरफ लगेगा। अब वो वैसे भी तुम्हें दिख रहा है, कूलम्ब लॉ से भी दिख रहा है कि अट्रैक्टिव इसमें फोर्स लगेगा, प्लस माइनस है। यहाँ पर भी तुम्हें दिख रहा है प्लस माइनस अट्रैक्टिव, यहाँ पर प्लस माइनस रिपल्सिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। इधर एक और फिगर, है ना। ये फिगर तुम पॉज करके बना लेना, मैं तो जो है कॉपी पेस्ट करे जा रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, ठीक है। इसमें माइनस क्यू नॉट वाला चार्ज ला के रखूँ, है ना, यहाँ पर। तो अब तुम देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, और वैसे भी दिख रहा है माइनस माइनस की वजह से रिपल्सिव फोर्स अब यही लगेगा, है ना। तो यहाँ से तुम एक चीज लिख सकते हो कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डेफिनेशन में भी लिखा था कि फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज लिख दो, ठीक है, इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एंड अगला पॉइंट लिख सकते हो, फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज along, is always against, या अपोजिट लिख दो, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दिख भी रहा है हर केस में। देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज में दोनों बार along द इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेगेटिव चार्ज में दोनों बार अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए यार, इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक ला करके हमने एक चार्ज, सोर्स चार्ज की रेंज में रखा, ठीक है। उस पर जो फोर्स लगा उसको उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, यानी कि एक 1 कूलम प्लस 1 कूलम का चार्ज अगर मैं उस सोर्स चार्ज के अराउंड रख दूं किसी पॉइंट पर, तो उस पर जो फोर्स होगी दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सिंपल सी भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन मैं वैसे तो ऊपर लिखा देनी चाहिए थी मेरे को, बहुत कुछ पड़ गए, ठीक है, यहीं पर लिख लो, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स फील करेगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और सिंपल दिख रहा है कि जो है फोर्स भी वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है, और हमने यहाँ पर डिफाइन भी किया था। ये वाली जो चीज है, ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एंड दिस इज द डायरेक्शन, क्योंकि आर क्या जो है ये डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। ये हो गया। और एक चीज फाइनली और लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लिख भी रहा है ऊपर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लिखा हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है भाई। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझ लिया। ठीक है। अब एक चीज और समझ लो फाइनली, इस तरीके से, लेट्स से एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके की। ठीक है। इसमें हमने एक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है लेट्स से ई बार, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से हम डिफाइन कर लेते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ई बार जो है वो ई है। ठीक है। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक बना रखी है, इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें मैंने एक चार्ज ला करके रखा है इस तरीके का, क्यू टाइप का, है ना, क्यू नॉट टाइप का। ठीक है। इस तरीके का एक चार्ज ला करके रखा। तो इस पर पहली बार जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि। ठीक है। तो ये लगेगा फोर्स। ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा बेसिकली, जो फोर्स होगा उसको मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ क्यू नॉट ई बार, है ना। ऑटोमेटिकली ये फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भी हो गया, और हम इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज ला करके हमने रखा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा क्यू नॉट ई, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा क्यू नॉट ई, और डायरेक्शन तुम्हें दिख ही रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग की फोर्स का डायरेक्शन होगा। अगर ये क्यू नॉट नेगेटिव चार्ज होता तो ये अपने आप फोर्स का डायरेक्शन, जैसे अगर मान लो ये क्यू नॉट 10 कूलम है ना, एक मिनट अलग कलर से लिख लेते हैं, ऑरेंज कलर से एग्जाम्पल के लिए। अगर ये क्यू नॉट 10 कूलम है तो जो हमारा फोर्स बनेगा वो सिंपली बनेगा 10 ई बार। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है और ये मैग्नीट्यूड तुम्हें 10 ई इसका मिल जाएगा। अगर यही क्यू नॉट -10 कूलम होता तो फोर्स तुम्हारा बनता -10 ई बार, है ना। अपने आप दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज में वैसे भी तुम्हारा फोर्स इस तरफ होना चाहिए था। ठीक है। और -10 ई बार यानी कि 10 ई बार मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन क्या -ई बार के अलॉन्ग नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन तो इधर ही है। तो ऐसे भी तुम देख सकते हो कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी वजह से तुम्हें अपने आप बन गया यहाँ पर, वो चार्ज अपने आप एडजस्ट कर लेगा। या फिर अगर तुम मैग्नीट्यूड वाइज रखना चाहते हो तो तुम डायरेक्शन खुद प्रेडिक्ट कर लो कि जैसे मैंने तुम्हें कूलम लॉ के टाइम पे बताया था कि दो पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि तुम दोनों के मैग्नीट्यूड में लेके चलो और अपने हिसाब से अट्रैक्टिव रिपल से जज कर लो। नहीं तो अगर तुम चार्ज को विद साइन लेके चलना चाहते हो तो वो भी एक तरीका है। ठीक है। वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होती है। तो ये वही चीज है कि अगर तुम विद चार्ज लेके चलोगे तो अपने आप दिख रहा है कि 10 ई बार और -10 ई बार, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इधर और नेगेटिव चार्ज के लिए इधर फोर्स का डायरेक्शन। बट मैं क्या कहूंगा, तुम इसको मैग्नीट्यूड वाइज लेके चलो, माइनस क्यू नॉट भी हो तो तुम लिखो क्यू नॉट ई इसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, फोर्स का क्यू नॉट ई इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब डायरेक्शन अपने आप देख लो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है तो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, बस। ये बेटर तरीका होता है। मैंने अपने टाइम पे यही करा था, तुम्हें जो बेटर लगे तुम वो कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है यार, आज के लिए काफी हो गया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लिया है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में काफी टाइम लगेगा, आगे हम इसके वेक्टर फॉर्म वगैरह देखेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। और ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है, जैसे तुम्हारा कूलम्स लॉ था, तो वो भी हम समझेंगे। उसके बाद इसके काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। कई लोग तुम्हें बिल्कुल कूलम्स लॉ के बाद वो क्वेश्चन करा देते हैं केवल चार्जेस में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के बाद ना उन क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। इसलिए मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार बेसिक समझा दूं पॉइंट चार्ज के लिए, फिर हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर हम आएंगे डिफरेंट बॉडीज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जैसे लाइन चार्ज हमने एक देख लिया आज, है ना। तो अगर चार्ज लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा कुछ केस है, तो उन केसेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे उसकी हम बात करेंगे इसके बाद। ठीक है। तो काफी टाइम इसमें लगने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल अच्छे से जीरो टू एडवांस जाने वाले हैं, तो काफी अच्छे इसमें टाइम भी लगेगा और बढ़िया कंटेंट तुम्हें एकदम मिलेगा। और तुम एरोडोफ के क्वेश्चन वगैरह भी हम इसमें करने वाले हैं, तुम देखोगे कितने इजीली तुम उसको कर लोगे। ठीक है। तो ठीक है यार, आई होप तुम्हें आज इतना समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, बट साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें आया था डाउट। और उसके अलावा तुम टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हो। और आज का होमवर्क जो है वो अब मैं तुम्हें आज से आगे तक हर लेक्चर का होमवर्क तुम्हें लेक्चर के तुरंत बाद जब मैं नोट शेयर करूंगा वहीं पर होमवर्क तुम्हें बता दिया करूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो तुम अगर अभी तक तुमने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो क्योंकि तुम्हें होमवर्क भी वहीं मिलेगा, नोट्स भी वहीं मिलेंगे और तुम्हारे डाउट्स भी वहीं डिस्कस किए जाएंगे। तो ठीक है यार, आई होप तुम्हें जितना समझा अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।